हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज फास्ट ट्रैक सीरीज। इस सीरीज का मोटिव क्या है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेस देन 15 मिनट के लिए आपके लिए कवर करना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। अब व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, ठीक है, और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना चाहते हो। अब वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का। अब वहां पर जो आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सो इट मींस व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? Minimum energy required to remove most loosely bonded outermost shell electron in ground state from an isolated gaseous atom. अब यहाँ पर isolated gaseous atom लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आइसोलेटेड मीन्स नॉन बॉन्डेड, किसी के साथ बॉन्ड ना हो उसका, ठीक है, और गैशियस स्टेट में आपके पास एटम होना चाहिए। अब एक एटम में आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, ये कौन सी एनर्जी है? ये हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये मेरे पास जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इसको मैं एक्सोथर्मिक बोलूंगी कि एंडोथर्मिक। हम एनर्जी अगर दे रहे हैं, इट मींस इस प्रोसेस में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो इसलिए ये मेरे पास प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे पास। एक मेरे पास प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और दूसरा प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जिसमें एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, वो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एक एटम है, उसमें आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, आपके पास ए एटम है, ठीक है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस में, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब फिर से आपने एटम जो है वो मेरे पास कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल दिया, ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी, तो ये चला गया +2 में, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड देनी पड़ेगी, तो ये चला जाएगा +3 में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपके पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रह रहे हैं, बट चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, और प्रोटॉन्स हमारे पास सेम है, दैट इज जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, इट मींस A+3 का जो साइज होगा वो कम होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, होगा कि नहीं? इट मींस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास रहेगी वो ऑलवेज क्या करती रहेगी? इंक्रीज करती रहेगी। तो इट मींस यहाँ पर अगर मैं आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, तो वो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी, एंड सो ऑन। ये ऑलवेज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बन रही है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज आपके पास क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ऑलवेज इंक्रीज। और यहाँ पर अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि जैसे मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, सेम एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है, देन हम उसको बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट है मेरे पास एटॉमिक रेडियस। अगर साइज कम हुआ, ठीक है, साइज अगर कम हुआ मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, साइज कम है इसीलिए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक रेडियस पर। अगर एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? अगर ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। सेकंड है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, ठीक है, तो साइज क्या होगा? कम होगा। सो इट मींस अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज कम आ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी।
सो जेड इफेक्टिव पर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आयरन और एक तरफ है आयरन +2, सो इनमें से आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में होगी, यहाँ पर होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट में आप लोगों को पता है कि स्क्रीनिंग पावर जो रहेगी वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्क्रीनिंग पावर मेरे पास होती है एस की ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, और लास्ट में मेरे पास क्या होगी, एफ की होगी। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव जो है मेरे पास, यहाँ पर हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड माइनस सिग्मा, तो ये हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट रहता है। अब अगर इसकी वैल्यू होगी कम, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कम है, इट मींस यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। सो इट मींस यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सिग्मा पर। ठीक है, सिग्मा आपके पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, पुअर शील्डिंग होती है डी और एफ में। ठीक है, तो डी एंड एफ में अगर पुअर शील्डिंग है तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एक आपने टर्म सुनी होगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डी एंड एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, तो उस वजह से जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो साइज कम हुआ तो और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए उसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस पे कैसे डिपेंड करती है, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, शेल नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास सेकंड शेल है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर अगर थर्ड शेल हमारे पास आएगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। अब पेनिट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले मेरे पास आता है एस, फिर मेरे पास पी, फिर डी, और फिर लास्ट में हमारे पास एफ सबशेल आता है। इट मींस पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एस की होगी। एस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, देन पी, फिर डी और एफ आएगा। सो किसी भी पर्टिकुलर शेल के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर शेल, वहां पर अब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे मुश्किल कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एस से। ठीक है, पी, फिर डी, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एफ। ठीक है, सो पेनिट्रेशन पावर में सबसे ज्यादा किसकी रहती है, एस की रहती है। अब उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल रहती है। अब देखिए आपके पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p3 और यहाँ पर होगी 2p4। अब अलोंग द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, साइज डिक्रीज होगा, तो इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए, बट एग्जैक्टली मेरे पास जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है, सिर्फ ये 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या होगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेंड कैसा रहेगा। पीरियड में मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास जो ग्रुप है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन पीरियड, कलर चेंज कर लेते हैं। सो पीरियड में मेरे पास पहले क्या आएगा, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन। सेकेंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन।
सबसे पहली चीज कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मार्क कर लो, ये आ जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2s2, ये मेरे पास हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3 और ये हो जाएगा 2p4 और लास्ट में मेरे पास 2p5 एंड 2p6, ये रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है रियल कि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा रहेगा, कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा। अब हमने क्या देखा है कि इन जनरल क्या होता है, जनरल क्या होता है, इन जनरल तो मेरे पास ये ट्रेंड फॉलो होता है कि Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ अलोंग द पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी भी मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये रहते हैं इन जनरल, इन जनरल ये रहेगा। और डाउन द ग्रुप जाने पर शेल इंक्रीज हुआ तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये रहता है जनरल ट्रेंड। अब बात कर लेते हैं रियल में जो पीरियड में ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बिल्कुल लास्ट पर नियॉन है, ठीक है। सो नियॉन मेरे पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2p6, तो इट मीन सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी रहने वाली है वो किसकी रहेगी, नियॉन की रहेगी। अब नियॉन के नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन। अब बात आती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर मेरे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो मेरे पास पहले कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये हम सिर्फ और सिर्फ इसके नेबरिंग एटम के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर मुझे नाइट्रोजन और फ्लोरीन का कंपैरिजन करवाना है देन मैं सिंपली कौन सा ऑर्डर देखूंगी, Z इफेक्टिव वाला ऑर्डर फॉलो करूंगी। तो Z इफेक्टिव किस केस में ज्यादा है, फ्लोरीन के केस में ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी किस में ज्यादा होगी, फ्लोरीन में होगी। बस ये ध्यान रखना, जो हम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑर्डर हम अप्लाई करते हैं कि ये स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो उसके नेबर एलिमेंट जो होंगे उनके साथ ही करना है। अब उसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या जाएगा, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो Z इफेक्टिव हम देखेंगे, Z इफेक्टिव इधर को जाते इंक्रीज कर रहा है तो साइज किसका कम होगा, ऑक्सीजन का, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी। फिर आपके पास आ जाएगा कार्बन, कार्बन के नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर आ गया ब्रिलियम और बोरोन, ठीक है। फिर से मेरे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो इन दोनों नेबरिंग से मैं कंपेयर करूंगी। तो यहाँ पर पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रिलियम आ जाएगा, फिर मेरे पास बोरोन आएगा और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लिथियम। तो सेकेंड पीरियड में मेरे पास ये ऑर्डर फॉलो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। सेम थर्ड पीरियड में भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, यही ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आर्गन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, सोडियम, यहाँ फॉस्फोरस आ जाएगा, यहाँ पर सल्फर और इसके नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, मैग्नीशियम और यहाँ पर एल्यूमिनियम और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब ग्रुप में कैसा ट्रेंड रहता है। इन ग्रुप में मेरे पास जनरल ट्रेंड क्या रहेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बड़ा साइज है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का चार्ज कम लग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंडेड होगा तो थोड़ी एनर्जी देंगे, इजिली रिमूव हो जाएगा। अब जो एक्सेप्शन आती है वो आपके पास होगा ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। सो ग्रुप नंबर 13 में मेरे पास एलिमेंट रहते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सो अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा फॉलो नहीं होता। जो हमारे पास ऑर्डर फॉलो होता है वो क्या होता है मेरे पास कि सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास रहेगी वो किस में रहेगी, सबसे ज्यादा बोरोन में रहेगी। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा थैलियम, थैलियम के नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम और फिर लास्ट में इंडियम। अब ये वाला ट्रेंड क्यों फॉलो होता है, अब देखिए ये मेरे पास है सेकंड पीरियड का, ये है थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और ये हो गया आपके पास फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड के एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर जब हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर, तो उसकी वजह से यहाँ पर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा,
डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर मैं बात करूं तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, किसके कंपेयर में, एल्यूमिनियम के कंपेयर में। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या हो जाता है 4f एंड 5d के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर कौन सी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में क्या रहता है, सो ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड। सो यहाँ पर मुझे इस जगह पर चेंज मिलेगा, रीजन हमारे पास वही है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा अब हमारे पास वो क्या होगा, कार्बन के लिए सबसे ज्यादा, देन आपके पास सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। अब यहाँ पर पहले कौन आ जाएगा, लेड आ जाएगा, फिर आपके पास टिन आएगा, ठीक है। सो बच्चे ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर थे आयनाइजेशन एनर्जी के, हमने ग्रुप में भी बात कर ली, ठीक है, और पीरियड में भी बात कर ली। सो आई होप आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, थैंक यू।